Hello everyone, I Kuldeep Sharma welcome you all to today's session of Daily News Analysis, where we are going to look at the most important news headlines from the Hindu newspaper as well as the Indian Express. But before I begin, let's look at the comment box. So I know we are doing this class after a very long time, so in between I missed out on certain classes, but again I'm back and let's look at the comment box first. तो सबसे पहले, so first thing which Kinjal has written is, sir please make a monthly current affairs videos covering important of death month. तो किंजल विद टाइम आपका जो एक मैराथन क्लासेस होती हैं तो फॉर क्लैट स्टूडेंट वो ऑफलाइन होंगी, अदरवाइज ऑनलाइन के लिए भी अगर पॉसिबल होगा तो ऑनलाइन स्टूडेंट्स के लिए भी हम एक यूट्यूब सेशन या एक ऑनलाइन सेशन जूम के ऊपर पे प्रोवाइड कर देंगे, बट अदरवाइज क्लैट स्टूडेंट्स के लिए तो ऑफलाइन वो उस टाइप के मैराथन सेशन होते रहेंगे. नेक्स्ट पे आते हैं, सर प्लीज सर टेक दिस क्लास लाइव डेली. सो चिराग, लाइव क्लास कर पाना थोड़ा पॉसिबल नहीं होता है बिकॉज हमारा शेड्यूल बहुत टाइट रहता है, बट अगर पॉसिबल होगा तो हम ट्राई करेंगे कि कई बार हम इसे लाइव सेशन कर सके एंड उस टाइम में हम इंटरेक्शन भी जो कर पाएंगे कमेंट बॉक्स में तो उसको भी कर पाएंगे, ठीक है. बट मेनली हमारा पर्पस ये रहता है कि बाय द टाइम यू आर डन विद योर द होल डे, उसके बाद आप बैठिए और जो हम पूरा अच्छे से प्रिपेयर कर चुके हैं उसके बाद आपको हम पूरा इंफॉर्मेशन देते हैं. ऐसा नहीं है कि हम भी उसको प्रिपेयर कर रहे हैं, बीच में आधी इंफॉर्मेशन है, पूरा जब प्रिपेयर हो जाता है उसके बाद हम आपको एक रिकॉर्डिंग सेशन देते हैं. इसके बाद रामजस has asked, सर वीवीपीएटी का फुल फॉर्म में कंफ्यूजन है. सो कई जगहों पे कुछ और लिखा होगा, बट इट इज अ वेरी गुड क्वेश्चन बिकॉज यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आपके क्लैट में इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं तो आपको एग्जैक्टली वर्ड्स के फुल फॉर्म पता होने चाहिए. जैसे कि वीवीपीएटी है तो एक एक वर्ड का आपको फुल फॉर्म एग्जैक्टली पता होना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, इट इज वोटर वेरीफाइबल paper audit trail. So please make note of this if you don't know this exactly कि VVPAT का full form होता क्या है, because you need to know the exact full form. Voter verifiable paper audit trail. तो यहां पे इनको कंफ्यूजन वेरीफाइड और वेरीफाइबल में ही है. सो रिमेंबर दिस कि आपका जो एक्चुअल क्वेश्चन होगा उसमें भी जो ऑप्शंस होंगे उसमें एक जगह पे वेरीफाइबल होगा, एक जगह पे वेरीफाइड होगा और आपको सही ऑप्शन को आंसर करना है. आपके क्लैट में वोल्डोमिर जेलेंस्की की स्पेलिंग तक पूछी गई है, सो इट्स अ वेरी रेलिवेंट क्वेश्चन वीवीपीएटी का फुल फॉर्म पूछना. तो नेक्स्ट पे आते हैं, यूजर NB7 समथिंग हैज रिप्लाइड टू ऑल द आंसर्स. सो ही हैज रिप्लाइड नेशनल साइन डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 28 February एंड correct that it is celebrated on 28 February to commemorate the discovery of Raman effect. जो आपके सीवी रमन थे और वो पहले भारत रत्न अवार्डी भी थे, one of the three जिनको भारत रत्न अवार्ड मिला था for the first time. So again in the comment box for the next time you can write down the name of the other two persons, the other two people who were the recipients of the Bharat Ratna for the first Bharat Ratna. इसके बाद नेक्स्ट आते हैं, he is replied national tech day, he or she is replied national technology day is celebrated on 11th of May to commemorate successful testing of nuclear bomb under operation शक्ति. बिल्कुल करेक्ट है, 11th में 98 को. सो पोखरण 1 लिखा है, इसको पोखरण 2 होना चाहिए यहाँ पे एक्चुअल में. ये तो आपका जो नेशनल टेक्नोलॉजी डे है ये 11th मई को सेलिब्रेट करते हैं बिकॉज इस दिन के अंदर में हमने ऑन 11th मई ऑफ 1998 हमने अपना सेकंड न्यूक्लियर टेस्ट करा था जिसको हमने ऑपरेशन शक्ति नाम दिया था. थर्ड, नेशनल स्पेस डे जो 23 अगस्त को होता है. दिस वन इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट बिकॉज ये लास्ट ईयर ही डिक्लेयर हुआ है. तो आपका जो चंद्रयान 3 में जो आपके लैंडर और रोवर थे उसका सक्सेसफुल लैंडिंग हुआ, उसने सक्सेसफुल अपने साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशंस करे. सो उस वजह से हम इस पर्टिकुलर डे को, नेशनल स्पेस डे को 23 अगस्त को कमेमोरेट करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं. सो व्हाट यू कैन डू इन द कमेंट बॉक्सेस टू नेम द लैंडर एंड रोवर रेस्पेक्टिवली. पहले लैंडर का नाम लिखना, फिर रोवर का नाम लिखना एंड राइट डाउन इन द कमेंट बॉक्स. ये क्वेश्चन आपके लास्ट ईयर क्लैट में भी आया था. ओके, चंद्रयान 3 बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, बहुत डिटेल में भी कवर्ड इट. तो इस साल भी हो सकता है कि इससे एक क्वेश्चन कुछ आ जाए, स्पेस के ऊपर क्वेश्चन हो तो चंद्रयान 3 पे क्वेश्चन बन के आ सकता है. तो इसलिए आप लैंडर रोवर के नाम तो आपको याद होने ही चाहिए. ओके, इसके बाद आगे मूव करते हैं कमेंट बॉक्स में. So Pranav has replied regarding I asked the question कि what is the timeline or what is the time period of a specific financial year. So इन्होंने mention करा है from 1st April of this year to 31st March of next year and this is exactly correct. जो आपका financial year होता है यानी कि for example आपको जो tax return फाइल करनी होती है तो वो आप फाइल करते हो for a period of starting from 1st April of the previous year and ending on the 31st March of this particular. तो अगर आप इस साल फाइल कर रहे हो इनकम टैक्स तो आप लास्ट फाइनेंशियल ईयर की फाइल करते हो, प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर की फाइल करते हो. तो जो 1 अप्रैल को स्टार्ट होता है
एंड 31 मार्च को एंड होता है। नेक्स्ट ही हैज रिप्लाइड बजट इज प्रेजेंटेड ऑन 1st of February ऑफ एवरी ईयर, सो दिस इज ऑल्सो करेक्ट। सो रिसेंटली वी चेंज द बजट प्रेजेंटेशन डेट, पहले वो 28 फेब 1 मार्च एक्सेट्रा को होता था, बट अब हम उसे 1st of February को करते हैं। इससे क्या होता है कि बजट आपका टाइमली पास हो जाता है और गवर्नमेंट के पास नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के अंदर में पैसा स्पेंड करने के लिए उसको स्पेंड करने की परमिशन होती है। सो दिस इज 1st February। इसके बाद आता है कि नेशनल साइन डे 28 February, यस करेक्ट। 11th में 98 ऑपरेशन शक्ति। नेक्स्ट पे आता है रामजस, 11th में ऑपरेशन शक्ति, बिल्कुल सही है। कुणाल सहवाल सर प्लीज सजेस्ट अ टॉपिक ऑफ द डे एट द स्टार्टिंग और एंड ऑफ एवरी क्लास विच वी कैन रिवाइज एट होम ऑन अ डेली बेसिस। इट कैन बी ईदर फ्रॉम टुडेज न्यूज और एनी हॉट टॉपिक। सो कुणाल, इट्स अ वेरी गुड सजेशन। आई वुड स्टार्ट प्रोवाइडिंग यू विद अ टॉपिक ऑफ द डे जिसको आप रोज मतलब हर दिन के हिसाब से आपको 1 या 2 टॉपिक मैं दे दूंगा जिनको आप रिवाइज कर सकते हो। सो लेट्स बिगिन फ्रॉम टुडे ओनली। तो आज आप चाहो तो आप कर सकते हो बिकॉज हमने आज वीवीपीएटी डिस्कस करा है। तो what you can do is you can discuss or revise your EVM and VVPAT notes. So आई नो ये ओल्डर टॉपिक है, तो अब जब हम आज के जो टॉपिक्स देखेंगे उसमें से भी आई प्रोवाइड यू विद अ टॉपिक, बट एक टॉपिक जो हम पुराने टॉपिक्स में से कर सकते हैं वो है ईवीएम्स और वीवीपीएटी और इससे रिलेटेड सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट क्या है। फॉर एग्जांपल इसमें एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बन जाता है कि जो आपका इलेक्शन कमीशन होता है वो हर इलेक्शन के बाद कितने ईवीएम्स के वोट्स को क्रॉस चेक करता है विद वीवीपीएटी, उनकी पेपर ऑडिट को चेक करता है, ट्रेल को चेक करता है। और सुप्रीम कोर्ट ने अगर किसी को टेम्परिंग का इश्यू लगता है ईवीएम्स के अंदर में और उसको लगता है कुछ मिसमैनेजमेंट हुआ है इन पर्टिकुलर मशीन्स में, तो सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसिलिटी प्रोवाइड करी है कि वो अपने ईवीएम्स को क्रॉस चेक करा सकता है प्रोवाइडेड ही इज अ कैंडिडेट। तो अगर कोई लूजिंग कैंडिडेट है वो चाहे तो क्रॉस चेक भी करा सकता है ईवीएम्स और वीवीपीएटी के वोट्स। ओके, सो ऑब्वियसली जो भी आज की न्यूज होगा या कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा तो उसको आई विल मार्क इट डाउन, यू कैन पे मोर फोकस ऑन दैट पर्टिकुलर टॉपिक। Next, Jaya has replied the financial year also. Budget is passed on 1st February and National Science Day on 20th Feb. So all 3 are the correct answers. आगे sir, can you please explain in brief about atmospheric research testbed? So yes, Kinjal, I can explain it in brief कि atmospheric research testbed क्या होता है ये मैं explain कर सकता हूँ. So answer is yes. नेक्स्ट पे आते हैं अक्षांश पाराशर 28th February नेशनल साइंस डे एंड रमन इफेक्ट आल्सो रिलेटेड टू दिस। यस, सो अक्षांश यू हैव आल्सो गिवन द राइट आंसर। नेक्स्ट रामजो सर, व्हाट इज कंटिंजेंसी कंसोलिडेटेड पब्लिक अकाउंट फंड एमआईटी ऑन पेरिस ओलंपिक्स बांग्लादेश क्राइसिस एंड इंपॉर्टेंट जजमेंट। बांग्लादेश क्राइसिस का हम एमआईटी नहीं बट बांग्लादेश क्राइसिस हम अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं, इसको अलग से भी हम एमआईटी में कर लेंगे। पेरिस ओलंपिक्स का है अभी कुछ नेक्स्ट मंथ के इस मंथ में प्रॉब्ली इस मंथ के एंड तक हम एक पेरिस ओलंपिक्स पे भी कवर कर लेंगे। और इंपॉर्टेंट जजमेंट एंड लेजिस्लेशन तो ये आपका एकदम अक्टूबर नवंबर का टॉपिक है जब जो पूरे साल भर के आपके इंपॉर्टेंट जजमेंट्स हैं उन सब का हम एक प्रॉपर वीडियो क्रिएट करते हैं। लास्ट ईयर भी करा था और वो बहुत बहुत हेल्पफुल हुआ था, नॉट जस्ट फॉर जीके बट लीगल के अंदर भी वो बहुत हेल्पफुल था, तो उसको भी हम करेंगे। इसके अलावा व्हाट इज दिस कंटिंजेंसी कंसोलिडेटेड पब्लिक अकाउंट फंड। तो आपके 3 टाइप के पब्लिक फंड्स होते हैं आपके गवर्नमेंट के पास में। एक होता है आपका कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, इसको आप गवर्नमेंट की तिजोरी कह सकते हो। दिस इज वेयर ऑल द मनी ऑफ द गवर्नमेंट, जो टैक्सेस आपने चार्जेस करे हैं वो टैक्सेस का जितना भी पैसा है वो इस कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में जाता है, ठीक है। और यहां से जो एक्सपेंडिचर जो बजट में आप परमिशन भी मांगती है गवर्नमेंट वो सीएफआई में से एक्सपेंडिचर की करती है। दूसरा होता है कंटिंजेंसी फंड ऑफ इंडिया। So the name suggests this is a fund for contingency for emergency। तो ये जो पैसा होता है ये प्रेसिडेंट की कस्टडी में होता है और इसका कॉर्पस है 30,000 करोड़ रुपीस। 30,000 करोड़ रुपीस का इसका कॉर्पस है और प्रेसिडेंट ये पैसा कभी भी अगर गवर्नमेंट को रिक्वायर्ड हो कंटिजेंसी में इमरजेंसी में तो ये पैसा प्रेसिडेंट अलाउ कर सकता है टू स्पेंड इट। सो मान लेते हैं कि किसी साल जैसे फॉर एग्जांपल अभी कोविड आया था तो लेट्स से कि कोविड के टाइम में गवर्नमेंट के पास में पैसा नहीं बचा काउंसिल फंड से स्पेंड करने के लिए, तो कंटिजेंसी फंड से आपके प्रेसिडेंट 10,000 करोड़ अलाउ कर दिए, तो उस साल में इमीडिएटली विदाउट एनी परमिशन फ्रॉम द लोकसभा और द राज्यसभा पार्लियामेंट की परमिशन के बिना ये 10,000 करोड़ रुपीस वो स्पेसिफिक पर्पस के लिए स्पेंड कर सकते। और नेक्स्ट ईयर क्या होगा, बिकॉज 30,000 में से 10,000 आपने यूज कर लिए हैं तो 10,000 नेक्स्ट ईयर आप बजट के अंदर में वापस कंटिजेंसी फंड में इंक्लूड कर दोगे। थर्ड टाइप का फंड होता है आपका पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया। व्हाट इज दिस पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया? पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया इज ऑल द मनी, ऑल सच मनी which is not part of consolidated fund or contingency fund, or this is for specific purpose। अब ये स्पेसिफिक पर्पस क्या होता है? सो फॉर एग्जांपल आपने सुना होगा कि गवर्नमेंट आपको जैसे पोस्ट ऑफिस में आपको सेविंग स्कीम्स मिलती हैं।
सेविंग स्कीम्स मिलती है जिसके अंदर में आप पैसा, आपकी जो इन्वेस्टमेंट, आपका जो पैसा है, सेविंग्स है, उनको आप इन्वेस्ट कर सकते हो। तो ये जो पैसा होता है, ये पैसा गवर्नमेंट के पास में नहीं होता है। गवर्नमेंट उसको सीएफआई में जैसे बजट में यूज करती है, इस पैसे को यूज नहीं कर सकती हो। इस पैसे को सिर्फ स्पेसिफिक पर्पस के लिए यूज किया जा सकता है। जैसे कि ये सेविंग स्कीम में है तो इसको इन्वेस्टमेंट के लिए ही आप यूज कर सकते हो। तो आप एक प्रॉपर इन्वेस्टमेंट फंड क्रिएट करोगे, या फिर आपकी जो गवर्नमेंट के अंदर में जिन जिन कैटेगरी ऑफ कंपनीज के अंदर में इन्वेस्टमेंट अलाउड है, वहां पे आप इस पैसे को यूज कर सकते हो। अदरवाइज इस पैसे को आप यूज नहीं कर सकते हो। तो ये 3 तरह के आपके फंड्स होते हैं, ठीक है। और किंजल ने पूछा था कि आप क्या आंसर कर सकते हो, मैं आंसर कर सकता हूं, और इसका आंसर है कि एटमॉस्फेयर रिसर्च टेस्ट बेड कुछ भी नहीं होता है। ये एक रिसर्च सेंटर होता है। इट इज अ रिसर्च सेंटर। मेट्रोलॉजिकल रिसर्च कर सकते हो आप। मेट्रोलॉजिकल रिसर्च सेंटर होता है, और अब हम इसके कई रिसर्च सेंटर बना रहे हैं, और अभी अभी हमने एक और लेटेस्ट बनाया है सेंट्रल इंडिया के अंदर में। अभी मुझे ध्यान नहीं आ रहा एग्जैक्टली, नागपुर में आई थिंक हमने बनाया है। इफ यू कैन रिप्लाई इन द कमेंट बॉक्स कि जो लेटेस्ट एआरटी हमने कहां पे स्टैब्लिश करा है। ओके, आई रिमेंबर नाउ, सेहोर में करा है। सेहोर के आपके एमपी के अंदर में आपने एआरटी को स्टैब्लिश करा है, और ये एक मेट्रोलॉजिकल रिसर्च सेंटर है बेसिकली कि आप अपने एटमॉस्फेयर को, अपने मॉनसून्स को कैसे ट्रैक कर सकते हो अच्छे से, उन पे रिसर्च करके कि कैसे कैसे चेंजेस होते हैं, कि अगर क्लाउड कवर ऐसा है तो किस टाइप की रेनफॉल की प्रोबेबिलिटी होती है। इस टाइप के आप रिसर्च जो होते हो वो इन एरियाज में आप कर पाते हो, इन पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर में आप कर पाते हो। तो ये आपका एआरटी होता है, सिंपली आ मेट्रोलॉजिकल रिसर्च सेंटर। रिसर्च करने के लिए, मेट्रोलॉजिकल रिसर्च करने के लिए सेंटर्स क्रिएट करे जाते हैं, ठीक है। तो ये आपका एआरटी हो गया। ओके, सो कृष राठौर ऑल्सो, सो ही ऑल्सो रिप्लाइज टू ऑल द क्वेश्चंस, और इनके भी जो सारे आंसर है फाइनेंशियल ईयर वाले, बजट वाला, आपका 11 मई को, अगस्त में आपका 23 अगस्त को चंद्रयान 3 वॉज सक्सेसफुली लैंडेड। नेशनल टेक्नोलॉजी डे हो जाएगा आपका मई 11, नेशनल साइंस डे हो जाएगा आपका 28 फेब, और नेशनल स्पेस डे हो जाएगा आपका 23 अगस्त। सो यस, कृष राठौर ने भी सारे आंसर सही रिप्लाई करे हैं। रामजस ऑल्सो हैज रिप्लाई टू आवर आंसर, फाइनेंशियल ईयर वाला भी सही है, बजट प्रेजेंटेशन, नेशनल साइंस डे, स्माइलिंग बुंदा, मे भी नहीं, आप यू शुड बी श्योर अबाउट दिस, मे भी मत लिखिए, आपको श्योरिटी होनी चाहिए, ठीक है। आपको एग्जैक्टली पता होना चाहिए। आपने स्माइलिंग बुद्धा लिखा, ओके, स्माइलिंग बुद्धा नहीं है, आपका ऑपरेशन शक्ति है। स्माइलिंग बुद्धा आपका पहला वाला टेस्ट था, पोखरण 1 था वो आपका। फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है 1 अप्रैल को, 31 मार्च। कुणाल ने भी सही आंसर प्रोवाइड करे हैं, ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा, पोखरण नेशनल टेक डे। ओके, नागेंद्र सिंह ने बोला प्लीज टेल मी समथिंग अबाउट एमवीए महाविकास अघाड़ी। हार्ट की जरूरत नहीं थी, महाविकास अघाड़ी में आपको ही वैसे ही बता देता हूं। सो महाविकास अघाड़ी तो कॉएलिशन गवर्नमेंट आप समझते होंगे। कॉएलिशन गवर्नमेंट क्या होती है? सो यूजुअली आपकी जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं वो इलेक्शंस को कंटेस्ट करती हैं, और अगर आपको गवर्नमेंट फॉर्म करनी है तो आपके पास में, लेट्स से लोकसभा है तो लोकसभा में आपके पास में मेजॉरिटी होनी चाहिए। सो मेजॉरिटी क्या होती है? 50% प्लस ऑफ टोटल स्ट्रेंथ। तो 543 टोटल स्ट्रेंथ है, तो इसका 50% हो गया 271। तो 271 प्लस सीट्स होनी चाहिए, बट इट इज पॉसिबल। फॉर एग्जांपल अभी भी जो बीजेपी है अकेले, इसके पास में मेजॉरिटी नहीं है, सिंपल मेजॉरिटी नहीं है, और बीजेपी प्लस टीडीपी प्लस आपकी जेडीयू, इन तीनों ने मिलके, और भी बाकी की पार्टीज में, बट मेजरली ये इन 3 पार्टीज ने मिलके आपका एनडीए कोalition बनाया है, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। तो सिमिलरली स्टेट लेवल पे भी आपके महाराष्ट्र स्टेट के अंदर में इन कुछ पार्टीज ने, मेन कई पार्टीज हैं इसमें महाविकास आघाड़ी में, बट मेजरली आपकी शिवसेना है उद्धव ठाकरे वाली। सो जो आपका सेपरेशन हुआ था शिवसेना का, तो उसमें जो शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे करके जो है पार्टी, वो उसका पार्ट है। दूसरी इसकी पार्टी है एनसीपी, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, और थर्ड आपकी इसमें आईएनसी आपकी कांग्रेस, एनसीपी शरद पवार। तो एनसीपी भी एक अलग पार्टी थी जिसके भी डिवीजन हो गया, शिवसेना का भी डिवीजन हो गया। तो 2 फैक्शंस ने मिलके, आपके शरद पवार और शिवसेना यूबीटी और कांग्रेस ने मिलके आपकी ये गवर्नमेंट फॉर्म करी थी। बाद में इसमें भी डिवीजन हो गया, तो उसकी वजह से अब आपकी जो दूसरी साइड की पार्टी है, आपकी एकनाथ शिंदे वाली जो शिवसेना पार्टी है, और उनका जो एनडीए का ग्रुपिंग है, वो अब महाराष्ट्र में रूल करता है। तो दिस पर्टिकुलर कोalition, स्टेट लेवल कोalition वाज नोन एज एमएचए, और इसके लीडर थे आपके उद्धव ठाकरे जो शिवसेना यूबीटी के लीडर थे, ही इज द लीडर ऑफ एमएचए, ठीक है। तो ये है आपका। इसके बाद प्रणव सिंह ने चंद्रयान 3 लैंडिंग 23 अगस्त।
ओके, सो अब आपके कमेंट बॉक्स कंप्लीट हो चुका है. नाउ इट्स टाइम टू लुक एट द इंपॉर्टेंट न्यूज फ्रॉम द हिंदू एज वेल एज द इंडियन एक्सप्रेस. सो पहले हिंदू न्यूज़पेपर से स्टार्ट करेंगे. सो यहां पे एक बहुत ही अच्छा आर्टिकल आया है इन द टेक्स्ट एंड कंटेक्स्ट पार्ट एंड ओवरव्यू ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली, कि दिल्ली के अंदर में गवर्नेंस कैसे होती है. सो हम इसे कई बार डिस्कस कर चुके हैं, तो इसका कंटेक्स्ट क्या है. सो हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कस करा था कि सुप्रीम कोर्ट ने एक पर्टिकुलर जजमेंट दिया है एंड उसके अंदर में सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला है कि जो आपका लेफ्टिनेंट गवर्नर होता है दिल्ली का, उसके पास में पावर है 10 एल्डरमैन्स को इलेक्ट करने की. सो जैसा नाम सजेस्ट कर रहा है, एल्डरमैन्स दीज आर कंसीडर जिनको नॉलेज है एमसीडी की, जिनको म्युनिसिपल वर्किंग की, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस की वर्किंग की कुछ नॉलेज होती है, उन लोगों को आप अपॉइंट कर सकते हो. तो यहां पे टसल ये था कि क्या दिल्ली एलजी विदाउट एडवाइस ऑफ सीएम क्या अपॉइंट कर सकता है. तो यहां पे इस चीज को अलाउ कर दिया गया है और दिल्ली एलजी विदाउट द एडवाइस ऑफ सीएम अपनी मर्जी से 10 एल्डरमैन्स को एमसीडी पे अपॉइंट कर सकता है. बट अगेन यहां पे फिर से वो टसल सामने आ रहा है कि देयर इज अ टसल बिटवीन लेफ्टिनेंट गवर्नर हु इज बेसिकली अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट इन द स्टेट ऑफ इन द यूटी ऑफ दिल्ली, नॉट स्टेट ऑफ दिल्ली. आप ये वर्ड भी यूज मत करिए, इन द यूटी ऑफ दिल्ली. एंड दूसरे साइड पे आप देख पा रहे हो कि दूसरे साइड पे आपका है जो गवर्नमेंट है, इलेक्टेड गवर्नमेंट है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की, वो यहां पे टसल में आ चुकी है. तो एक बार का हम हिस्ट्री ऑफ दिल्ली में जाते हैं. अगेन माय एडवाइस वुड बी, अगर आप हिंदू न्यूज़ पढ़ते हैं तो टेक्स्ट एंड कंटेक्स्ट में इस पर्टिकुलर आर्टिकल को प्लीज आप रीड करिएगा. बट इसकी हिस्ट्री में आते हैं तो दिल्ली की हिस्ट्री क्या रही है. सो दिल्ली की हिस्ट्री बहुत सिंपल सी रही है. 1950 में जब आपका कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम हुआ था, तब हमने स्टेट्स को पार्ट्स में डिवाइड करा था. तो 4 टाइप के पार्ट्स बनाए थे, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी. डिफरेंट रीजन थे जिस बेसिस पे हमने उसको ग्रुपिंग करा था. पार्ट डी के अंदर में आपकी यूटीज होती थी, पार्ट सी और बी के अंदर में आपके स्टेट्स होते थे. तो 1950 में ये आपका पार्ट सी स्टेट था. सो इट वाज अ स्टेट व्हेन द कॉन्स्टिट्यूशन वाज क्रिएटेड. बट 1956 में आपका फजल अली कमीशन आया, बिकॉज उस टाइम में लैंग्वेज के बेसिस पे आप डिसाइड कर रहे थे कि हमें स्टेट को रीऑर्गेनाइज करना है. डिफरेंट स्टेट वांटेड कि हमारी स्टेट्स की जो बॉर्डर्स हैं वो लैंग्वेज के बेसिस पे. सो फॉर एग्जांपल, आपने सबसे पहले आंध्र प्रदेश क्रिएट करा जिसके अंदर में तेलुगु आपके स्पीकर्स होते थे. तो पहले मद्रास के अंदर में था, फिर आपने अलग से ये स्टेट बना दिया. तो सिमिलरली बहुत सारे स्टेट्स बनाए गए और इस पर्टिकुलर जब आपने स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट करा, आपने दिल्ली को भी एक यूनियन टेरिटरी के अंदर में कन्वर्ट कर दिया गया और उसके लिए आपने एक एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट कर दिया जो सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती थी. तो आप देख सकते हो कि यहां पे दिल्ली वाज ऑलवेज अ यूटी सिंस 1956 एटलीस्ट. तो 1956 से आप यूटी देख रहे हो. बट 1958 में आफ्टर 2 इयर्स यू रियलाइज कि आपको एक लोकल गवर्नमेंट तो चाहिए, तो आपने म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली क्रिएट कर दिया इन 1958. इसके बाद 1989 में, सो यू कैन सी कि बहुत टाइम हो चुका है. तो अब यहां पे जो लोकल पॉपुलेशन है दिल्ली के अंदर में, जो पॉलिटिशियंस हैं, जो पॉलिटिक्स का पार्ट बनना चाहते हैं, दे स्टार्टेड रेजिंग वॉइस. तो 1989 के अंदर में आपने एक बालाकृष्ण कमेटी बनाई. बालाकृष्ण कमेटी को वहां पे कॉन्स्टिट्यूट करा गया और बालाकृष्ण कमेटी ने जो रिकमेंडेशन दिए उसके बेसिस पे आपके पार्लियामेंट ने 69th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1991 को इनेक्ट करा. सो बालाकृष्ण कमेटी इज एन इंपॉर्टेंट कमेटी जिसके बेसिस पे आपने दिल्ली के अंदर में आपने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और वहां पे एक लेजिस्लेटिव बॉडी क्रिएट करी. सो इसने 69 सीए करा. इसने क्या करा, इट स्टार्टेड प्रोवाइडिंग कि जो दिल्ली है इसके अंदर में एक लेजिस्लेटिव असेंबली भी होगी, इसके अंदर में एक चीफ मिनिस्टर होगा और उसके साथ में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर भी होगी. तो एग्जैक्टली आपका 69 सीएए 1991 है जो दिल्ली की लेजिस्लेटिव असेंबली और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर फॉर दिल्ली क्रिएट करता है. इसके अलावा इसमें स्पेशल क्या करा गया कि यूजुअली अगर आपको पता हो शेड्यूल 7 आपके कॉन्स्टिट्यूशन का, शेड्यूल 7 के अंदर में आपकी 3 लिस्ट है, यूनियन लिस्ट है, स्टेट लिस्ट है और कॉन्करेंट लिस्ट है. 3 टाइप की आपकी लिस्ट होती है. तो जो स्टेट लिस्ट के आइटम्स होते हैं उस पे स्टेट गवर्नमेंट्स और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली ही उस पे लॉ बनाते हैं और स्टेट गवर्नमेंट उनको इंप्लीमेंट करता है. तो उसके अंदर में 3 टॉपिक ऐसे हैं, एक है आपका पब्लिक ऑर्डर, एक है आपका लॉ, एक है आपका पुलिस. सॉरी, पब्लिक ऑर्डर एंड लॉ एंड ऑर्डर एक ही बात होगी और एक हो गया आपका लैंड. तो एक तो ये टॉपिक है, एक दूसरा ये टॉपिक है, तीसरा ये टॉपिक है. ये 3 टॉपिक स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में आते हैं, बट आपने एक स्पेशल केस बनाया दिल्ली के लिए. और जो ये 3 टॉपिक्स हैं, पब्लिक ऑर्डर, पुलिस और लैंड, ये स्टेट के पास नहीं है, ये है सेंटर के पास में. ये सेंटर के पास में है, तो ये एक आपने डिफरेंट क्रिएट करा. तो आज भी यही सिचुएशन वैलिड है. 69 सीए के अंदर में आपके दिल्ली में एक लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, आपका चीफ मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर भी होता है, बट उस लेजिस्लेटिव असेंबली के पास में इन 3 टॉपिक्स के ऊपर पे पावर नहीं होती है. लैंड की पावर नहीं होती है, पुलिस की पावर नहीं होती है और पब्लिक ऑर्डर की पावर नहीं होती है.
इसके अलावा आपने इसको और एलेबरेटली ड्राफ्ट करने के लिए कि किसकी क्या क्या पावर्स होंगे, लेजिस्लेटिव के क्या रोल्स होंगे, एग्जीक्यूटिव के क्या रोल्स हैं और जुडिशरी के क्या रोल्स होंगे यहां पे, इसके लिए आपने एक स्पेसिफिकली एक्ट इनैक्ट करा, गवर्नमेंट ऑफ एंड सिटी ऑफ दिल्ली एक्ट 1991। तो मेजरली जो इश्यू क्रिएट्स होते हैं वो इस एक्ट के अंदर में जो इनका इंटरप्रिटेशन होता है उस पे होता है। ठीक है, अब यहां पे क्या हुआ कि बिकॉज अब आपकी एक स्टेट लेवल पे भी बॉडी है और सेंटर में भी बॉडी है, इसके अंदर में बहुत सारे ओवरलैपिंग कई बार रीजंस आ जाते हैं कि पब्लिक ऑर्डर जो होता है वो कहां कहां तक है। लैंड के अंदर में सेंटर लॉ तो बनाएगा बट इंप्लीमेंट कौन करेगा, क्या उसको एमसीडी इंप्लीमेंट करेगी, क्या स्टेट गवर्नमेंट इंप्लीमेंट करेगी, या इंप्लीमेंटेशन भी आपकी सेंटर की ऑर्गेनाइजेशन या सेंटर के डिपार्टमेंट्स करेंगे। तो बहुत बार ओवरलैपिंग की वजह से इस टाइप के इशू क्रिएट होते हैं। तो जब तक आपकी सेंटर और स्टेट में एक पॉलिटिकल पार्टी है तब तक तो मतलब इट्स वेरी इजी टू रिजॉल्व द डिस्प्यूट। बट आप मान लीजिए सेंटर के अंदर में एक डिफरेंट पार्टी है और स्टेट के अंदर में उसकी अपोजिंग पार्टी है। फॉर एग्जांपल जैसा अभी हो रहा है, सेंटर में आपकी भारतीय जनता पार्टी है और आपके दिल्ली के अंदर में आम आदमी पार्टी है, और दोनों को एक दूसरे मतलब बिल्कुल ही अपोजिट कैंप्स के अंदर में आते हैं। आइडियोलॉजिकली ऑल्सो दे आर टोटली अपोजिट, तो दोनों की बनती ही नहीं है। तो इस वजह से क्या होता है, इश्यू ज्यादा क्रिएट हो जाते हैं, कोई भी कॉम्प्रोमाइज करने को रेडी नहीं है, सब कोई अपने जो उनके वोटर्स होते हैं उनको मैसेज सेंड करना चाहते हैं। तो उससे होता क्या है, बहुत बार ये चीजें आपकी कोर्ट्स में पहुंच जाती हैं। सो आपके इस पर्टिकुलर आर्टिकल में एक टाइमलाइन भी प्रोवाइडेड है कि आपके जो डिफरेंट सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट्स ने कैसे कैसे जज करा है इस पर्टिकुलर पावर डिस्ट्रीब्यूशन को। तो सबसे पहले आता है आपका 2016 का केस। 2016 का केस, तो हम लेटेस्ट केसेस की ही बात कर रहे हैं। 2016 में केस हुआ था गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2016, और ये दिल्ली हाई कोर्ट का केस है। इसके अंदर में क्या बोला, लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ दिल्ली जो होता है उसके पास में कंप्लीट कंट्रोल होता है ऑफ ऑल मैटर्स रिलेटिंग टू एनसीटी ऑफ दिल्ली। तो यहां पे क्या करा, दिल्ली हाई कोर्ट ने सिर्फ पब्लिक ऑर्डर, लैंड और आपके लॉ एंड ऑर्डर और एक और था ना, तीन चीजें जो होती हैं, उन तीनों की पावर जो थी, उसके अलावा भी जितने भी आपके स्टेट लिस्ट के आइटम्स होते हैं उन सबके आपको सेंटर को ओवर पावर कर दिया, एलजी को कर दिया। फॉर एग्जाम्पल अगर लेजिस्लेटिव असेंबली कोई लॉ भी बनाता है तो भी उनको एलजी से परमिशन लेनी पड़ेगी। तो यहां पे ये एक इसमें इंक्लूड कर दिया। तो यहां पे एलजी एक टाइप से एग्जीक्यूटिव हेड हो गया और सब चीजों के लिए वो जो गवर्नमेंट होती थी वो डिपेंड हो गई। यानी एलजी को आपने पूरी पावर दे दी है कि लेजिस्लेटिव असेंबली ने कोई बिल पास करा है, उनकी कोई व्यू है, अगर एलजी चाहे तो उसको टोटली डिलीट कर सकता है, उसको टोटली रिमूव कर सकता है। सेकेंड पे आते हैं आपके 2018 में एक और केस आया, गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2018। जो ये 2016 का जजमेंट था सुप्रीम कोर्ट के अंदर में, ये क्या, अब सुप्रीम कोर्ट ने यहां पे क्या एक बैलेंस अप्रोच बनाया और यहां पे क्या बोला कि जो एलजी की पावर है इट इज ओनली लिमिटेड टू पब्लिक ऑर्डर, पुलिस एंड लैंड। इन तीन के लिए तो सेंटर रिस्पॉन्सिबल होगा। इसके बाद जो बाकी के सारे जो फंक्शंस होते हैं स्टेट लिस्ट के, उसके लिए आपका जो लेजिस्लेटिव असेंबली है वो रिस्पॉन्सिबल होगा लॉ बनाने के लिए, और जो आपका चीफ मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैं, दीज वुड बी द पर्सन, दीज वुड बी द बॉडीज जो उसको इंप्लीमेंट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। और जो एलजी होगा, फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा कि कोई भी अगर बिल है जो लेजिस्लेटिव असेंबली से पास हो गया तो फिर वो गवर्नर के पास जाता है और फिर गवर्नर को उस पर डिसाइड करना है कि उसे उसको असेंट देना है या नहीं देना है। तो यहां पर क्या करा गया, यहां पर भी एलजी को भी सिमिलर वे में ट्रीट करा गया है कि यहां पर भी एलजी को एड एंड एडवाइस लेनी पड़ेगी ऑफ चीफ मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो लेट्स से कि अगर आपको वहां के लिए कोई सेक्रेटरी, ज्वाइंट सेक्रेटरीज और वो सब अपॉइंट करने हैं तो उन सब के लिए भी आपको करना पड़ेगा। बट आपकी जो गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, इट वाज नॉट हैप्पी विद दिस पर्टिकुलर डिसीजन, तो उसको ओवररूल करने के लिए उन्होंने एक अमेंडमेंट लेकर आए 2021 में। सो जो 1991 का एक्ट था उसका 20 साल बाद एक अमेंडमेंट करा गया, उसमें वो आज भी है, उसके अंदर में एक अमेंडमेंट करा गया है। इसके अंदर में क्या करा गया, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू ऑब्टेन द ओपिनियन ऑफ द एलजी बिफोर एनी एग्जीक्यूटिव एक्शन ऑन मैटर स्पेसिफाइड बाय द एलजी। तो यहां पे एलजी को स्पेसिफिक पावर दे दी कि कुछ स्पेसिफिक जगह पे जहां पे एलजी आपको बोलता है वहां पे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को एलजी की ओपिनियन लेनी पड़ेगी और उसको माननी पड़ेगी। ये यहां पे पूरा क्रक्स निकलता है। सो अगेन इसको भी चैलेंज करा गया कि आप एलजी को वापस से ओवर पावर कैसे कर सकते हो, जब सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि एलजी एड एंड एडवाइस पे डिपेंडेंट है तो आप एलजी को सुपर पावर कैसे दे रहे हो। तो उसको फिर से चैलेंज करा गया। तो सेम केस का नाम है गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2023। मई 2023 का ये जजमेंट है एंड इसके अंदर में सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि दिल्ली असेंबली एंड गवर्नमेंट शैल हैव लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव पावर्स ओवर सर्विसेज एक्सेप्ट इन रिलेशन टू पब्लिक ऑर्डर, पुलिस एंड लैंड।
तो फिर से क्या बोल दिया, पब्लिक ऑर्डर, पुलिस एंड लैंड के अलावा जितने भी लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव फंक्शन होते हैं विद रिगार्ड टू सर्विसेज ऑल्सो, सर्विसेज का मतलब क्या हो गया, जो भी आपको अपॉइंटमेंट्स करने हैं जिन भी ऑफिसर्स के, उन सबके लिए आपको डिपेंड करना पड़ेगा दिल्ली असेंबली और दिल्ली गवर्नमेंट पे। एलजी के पास में उन चीजों में पावर नहीं है एक्सेप्ट फॉर दीज थ्री। अब क्या करा गया, 2023 में इसको भी फिर से अमेंड करा गया और इन्होंने अब एक डिफरेंट रूट अपनाया। रेदर देन गिविंग दिस पावर टू द एलजी, इन्होंने अब यहां पे एक अलग अथॉरिटी बना दी, नेशनल कैपिटल सिविल सर्विस अथॉरिटी, NCCSA, नेशनल कैपिटल सिविल सर्विस अथॉरिटी। एंड इसके अंदर में 3 मेंबर्स अपॉइंट कर दिए, एक आपका चीफ मिनिस्टर कर दिया, एक चीफ सेक्रेटरी ऑफ दिल्ली जो हाईएस्ट आईएएस ऑफिसर होता है, और एक आपका होम सेक्रेटरी। तो यहां पे आपने एक ये अथॉरिटी क्रिएट करी। अब ये अथॉरिटी रिकमेंड करेगी एलजी को कि आपको किस पोजीशन पे, किस पर्टिकुलर आईएएस या स्टेट सर्विस के लिए या आईपीएस ऑफिसर्स हो गए आपके, या आईआरएस ऑफिसर हो गए, किस किस लेवल पे आपको किसको अपॉइंट करना है। ये आपका दिल्ली का सीएम नहीं डिसाइड करेगा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर नहीं डिसाइड करेगा। ये जो आपने अथॉरिटी क्रिएट करी है NCCSA, नेशनल कैपिटल सिविल सर्विस अथॉरिटी, ये पर्टिकुलर अथॉरिटी बताएगी कि आपको किसको यहां पे अपॉइंट करना है। तो ये आपका प्रेजेंट सिचुएशन है जिस बेसिस पे अब डिसीजन होता है। प्रोबेबली इस पर्टिकुलर अमेंडमेंट को भी चैलेंज करा जाएगा और एक्चुअल में चैलेंज ही है ये। इसके ऊपर भी देखते हैं कि आपका सुप्रीम कोर्ट किस तरीके से डिसीजन लेता है। क्या इसको आप कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर करते हो या ये आप कहते हो कि ये फिर से जो आपकी स्टेट की पावर है उसको ओवरराइड कर रहा है, उसको दबा रहा है, इस तरीका एक्शन आप कर रहे हो। तो लेट्स सी कि इसका क्या होता है। बट एज ऑफ नाउ आपका क्या आंसर हो जाएगा कि जो आपकी अपॉइंटमेंट है सर्विसेज के अंदर में, उसके लिए तो आपने एनसीसीएसए कर दिया। अदरवाइज जो पुराना जजमेंट है वो आज भी अपील्ड होता है, यानी कि जो एलजी है वो पब्लिक ऑर्डर, पुलिस और लैंड के अलावा बाकी जो इश्यूज होते हैं उसमें एड एंड एडवाइस पे डिपेंड करता है चीफ मिनिस्टर की। जब 3 इश्यू होंगे, पब्लिक ऑर्डर, पुलिस और लैंड, तब एलजी को उनसे पूछने की कोई जरूरत नहीं है। सेंट्रल गवर्नमेंट जैसा उसे बोलेगी वो वैसा कर सकता है। ठीक है, तो ये आपका दिल्ली का गवर्नेंस मॉडल है प्रेजेंटली। नेक्स्ट न्यूज पे आते हैं जो हिंदू से ही है। इश्यूएंस ऑफ सर्टिफिकेट्स फॉर बर्थ एंड डेथ रजिस्ट्रेशन हिट बाय ग्लिच इन सीआरएस पोर्टल। सो एज यू मे अवेयर कि आपके घर में अगर कोई बर्थ हो या कोई डेथ होती है तो आपको गवर्नमेंट को इन्फॉर्म करना होता है, उसके लिए आपको सर्टिफिकेट भी लेना पड़ता है। सो फॉर एग्जांपल आपके भी बर्थ पे एक बर्थ सर्टिफिकेट होगा, या आपने देखा होगा कि कोई फैमिली में कोई डेथ हो जाती है, कहीं होती है, तो उनके लिए उन्हें डेथ सर्टिफिकेट भी लेना होता है। और ये एक इंपॉर्टेंट पीस ऑफ डॉक्यूमेंट होता है बिकॉज ये कई जगह प्रूफ ऑफ बर्थ एंड प्रूफ ऑफ डेथ की तरह यूज होता है। तो मान लेते हैं कि आपके फैमिली में कोई डेथ हुई है एंड उनके कोई पेंशन आती थी, आपके ग्रैंडफादर के पेंशन आती थी, तो ग्रैंड मदर को वो पेंशन शिफ्ट तभी होगी जब आप डेथ सर्टिफिकेट वहां पे शो करोगे कि दिस पर्सन हैज डाइड, नाउ द पेंशन शुड बी शिफ्टेड टू द ग्रैंड मदर। तो इस टाइप के कई जगहों पे आपके बर्थ सर्टिफिकेट और डेथ सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड होते हैं। तो इसके लिए आपने एक पोर्टल बनाया, सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक पोर्टल बनाया हुआ है जिसका नाम है सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम पोर्टल, सीआरएस पोर्टल ही बोलते हैं। crs.gov.in पे जाओगे तो ये पोर्टल ओपन होता है और ये क्या, एक सेंट्रलाइज सिस्टम है जिसके अंदर में जितने भी इंडिया के अंदर में बर्थ और डेथ हुई हैं उनका रजिस्ट्रेशन होता है। सो एवरीवन जिसका बर्थ हुआ है, जिसकी डेथ हुई है, सबका यहां पे पूरा डेटा पॉइंट होता है, यहां पे सारा डेटा होता है। अब सेकंड क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि ये जो डेटा है, ये जो सीआरएस के अंदर में डेटा को इनपुट करना है, ये ड्यूटी किसकी है? ये सेंटर की है, स्टेट की है, या मेरी या आपकी है? तो रिमेंबर दिस कि ये जो ड्यूटी है सीआरएस को फिल करने की, ये स्टेट गवर्नमेंट की ड्यूटी होती है। तो स्टेट गवर्नमेंट की, रिमेंबर दिस, सीआरएस आपका सेंटर में आता है, बट इसके अंदर में कितनी बर्थ्स हुई हैं, कितनी डेथ्स हुई हैं आपकी स्टेट्स के अंदर में, वो डेटा स्टेट्स को देना, यूटीज के अंदर में यूटीज को देना, यूटीज की गवर्नमेंट को देना। तो आपका 2023 के अंदर में एक एक्ट आया था, रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ्स एंड डेथ्स एक्ट 2023, एंड इसके अंदर में जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो स्टेट गवर्नमेंट को दी गई है। सो रिमेंबर दिस पॉइंट इज इंपॉर्टेंट। इसके अलावा यू मस्ट हैव हर्ड कि पहले क्या होता था कि आपका बर्थ हुआ है लेट्स से 97 या 98 में और 97 के अंदर में, और आपके पेरेंट्स कहते हैं कि इसका बर्थ ईयर हम आगे करा देते हैं, 98 या 99 करा देते हैं। तो पहले क्या होता था, बहुत पॉसिबल होता था क्योंकि फ्लेक्सिबिलिटी बहुत होती थी। बट अब क्या होता है, अब इट इज रिक्वायर्ड कि आप जल्दी से जल्दी बर्थ का रजिस्ट्रेशन कराइए। आप यूजुअली अगर आप ज्यादातर जो भी आज की डिलीवरीज होती हैं वो हॉस्पिटल्स में होती हैं, ऑर्गेनाइज सेटिंग्स में होती है, तो वहां पे हॉस्पिटल के अंदर में ऑटोमेटिकली ये प्रोसेस स्टार्ट
हो जाता है, आपको अलग से बर्थ सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करने की भी रिक्वायरमेंट नहीं होती है। हॉस्पिटल के थ्रू ही आपका ये सारा प्रोसेस वहां से कंटिन्यू होता रहता है, तो इतनी प्रॉब्लम भी नहीं आती है। दोनों ये कि अब आप इस टाइप से फजिंग ऑफ डेटा भी नहीं कर सकते हो, बर्थ डेट जो होती है उनको फज भी नहीं कर सकते हो। अब यहां पे क्या करा गया इस 2023 एक्ट के अंदर में कि जो आपके अक्टूबर 1 2023 के बाद से, बिगिनिंग फ्रॉम अक्टूबर 1 2023 जितनी भी इंडिया में बर्थ और डेथ्स हुई हैं सारी की सारी रजिस्टर्ड होनी चाहिए पोर्टल पे। जो भी बर्थ रिपोर्टेड हैं, डेथ्स रिपोर्टेड है इंडिया के अंदर में, उन सबको आपको पोर्टल पे एंट्री कराना है। ये आपकी स्टेट गवर्नमेंट की ड्यूटी है। अब यहां पे कुछ स्टेट्स ऐसी में, फॉर एग्जांपल स्टेट ऑफ तमिलनाडु, जिसका एक सेपरेट पोर्टल, स्टेट लेवल पे अलग पोर्टल चलता है, तो वहां पे ये एक्ट क्या बोलता है कि ठीक है आप अपना स्टेट का अलग पोर्टल रख सकते हैं, बट रियल टाइम डेटा आपको सेंट्रल पोर्टल पे भी अपलोड करना पड़ेगा। तो या तो आप मैन्युअली करिए या आप एक ऑटोमेटिक सिस्टम बनाइए जिसके थ्रू जो स्टेट में पोर्टल में आपकी इंफॉर्मेशन अपडेट हो रही है वो इंफॉर्मेशन आपके सीआरएस पोर्टल पे भी रियल टाइम में अपलोड होनी चाहिए। इसके अलावा डिजिटल बर्थ सर्टिफिकेट भी आपको प्रोवाइड होना स्टार्ट हो चुका है 2023 से, और वो जो डिजिटल बर्थ सर्टिफिकेट है वो आप प्रूफ ऑफ बर्थ की तरह, प्रूफ ऑफ एज की तरह यूज कर सकते हो फॉर एडमिशन इनटू एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, गवर्नमेंट जॉब्स, मैरिज रजिस्ट्रेशन एक्सेट्रा। तो बर्थ में आपकी एज के लिए, आपकी एज का हुआ या प्रूफ ऑफ बर्थ हुआ, उन तीनों के लिए आप इसको यूज कर सकते हो एज अ प्रूफ ऑफ एविडेंस। ओके, तो ये है आपका सीआरएस का सिस्टम। इसके बाद दो न्यूज मैंने आज देखी, एक तो है डेरा सच्चा सौदा, गुरमीत राम रहीम इंसान, आई थिंक मैंने नाम सही बोला, गुरमीत राम रहीम सिंह इंसान इनका नाम है, और इनको 21 डे का फरलॉ मिला है। 21 डे का फरलॉ मिला। ये फरलॉ क्या होता है आई थिंक आपको ये पता होना चाहिए। उसके अलावा एक और आपके सो कॉल्ड बाबा हैं आशाराम जी, जिनको भी 7 डे का परोल मिला है आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट के लिए यहाँ पे। तो यहाँ पे एक को परोल मिली है और एक बाबा को यहाँ पे फरलॉ मिली है। सो एक बार का हम परोल और फरलॉ क्या होते हैं इनको समझ लेते हैं। आई हैव ऑल्सो क्रिएटेड अ टेबल फॉर यू टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन अ परोल एंड अ फरलॉ। सो यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग एंड लेट मी मेक यू अंडरस्टैंड व्हाट इज अ परोल एंड अ फरलॉ। सो यहां पे पॉइंट्स में ही लिखा हुआ है आपको कि परोल जो होती है ये आपकी एक कंडीशनल रिलीज होती है। मतलब कि जैसे आपका बेल होता है उसी टाइप का कुछ परोल होता है। बेल आपको जब तक आप अरेस्टेड हो तब तक आपको बेल मिलती है, आप एक बार कन्विक्ट हो चुके होते हो उसके बाद आपको परोल या फरलो मिलता है, फिर आप बेल पे नहीं बाहर आते हो। तो परोल इज अ कंडीशनल रिलीज ऑफ अ प्रिजनर विद सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस। तो आप सेंटेंस सर्व कर रहे हो तो आप कन्विक्टेड हो और प्लस सेंटेंस कर रहे हो। कन्विक्ट मतलब आप गिल्टी हो चुके हो और उस बेसिस पे आपको सेंटेंस मिलती है। तो आपका कन्विक्शन तो विथहोल्ड है, आप आज भी कन्विक्टेड ही हो, बट आपका जो सेंटेंसिंग पीरियड है उसके अंदर में आपको कुछ सस्पेंशन किया जाता है। सस्पेंशन का मतलब क्या है कि अगर आपको 2 साल की सजा मिली और लेट्स से कि आपको 1 महीने बाहर रखा है तो आपका वो जो 1 महीने आप बाहर हो वो सस्पेंडेड है, आपका सेंटेंस उस पीरियड में रन नहीं कर रहा है, आपको 2 साल 1 महीने के बाद वहां पे लीव करा जाएगा। तो यहां पे सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस होता है। इसके बाद इसको ग्रांट करने के रीजंस क्या होते हैं, तो इट इज ग्रांटेड बेस्ड ऑन गुड बिहेवियर एंड रिक्वायर्स पीरियोडिक रिपोर्टिंग। तो अगर आपको लेट्स से परोल मिली है लेट्स से फॉर 7 डेज 10 डेज तो आपको वहां पे पीरियोडिक रिपोर्टिंग की रिक्वायरमेंट भी प्रोवाइड करी जा सकती है कि आपको एवरी डे यू हैव टू कम टू द नियरेस्ट पुलिस स्टेशन, वहां आके आपको रिपोर्ट करना है। ये इस टाइप से आपको रिक्वायरमेंट हो सकती है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका परोल का दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, और फरलो से ये ऐसे ही डिफरेंशिएट होता है। इट इज नॉट ए राइट। परोल जो होता है वो एक कन्विक्टेड इंडिविजुअल का राइट नहीं होता है, ये आपका डिस्क्रिशनरी ग्रांट होता है। डिस्क्रिशन पे है, आपको मिलनी चाहिए नहीं मिलनी चाहिए। तो यूजुअली ये स्पेसिफिक रीजंस के लिए ग्रांट होती है। फॉर एग्जांपल मेडिकल इमरजेंसी, जैसे कि यहां पे आपने देखा कि आशाराम पे, बाबा आशाराम को यहां पे मेडिकल इमरजेंसी के लिए यहां पे परोल मिली है। इसके अलावा आपके फैमिली में कोई डेथ हो गई, ऑब्वियसली उस पर्सन की डेथ नहीं बट फैमिली में कोई डेथ हो या वेडिंग हो आपके, उस सिचुएशन में भी आपको परोल मिलती है। तो यू कैन सी कि परोल आपका राइट नहीं, आपको स्पेशल ओकेजन्स पे ही मिलती है। और रिमेंबर दिस, स्पेशल ओकेजन्स हैं तो भी जरूरी नहीं है आपको परोल मिले। यहां पे भी डिस्क्रिशन ही है, इस पे भी आपकी अभी डिसाइड करा जाएगा कि आप परोल के लिए एलिजिबल हो या नहीं हो। इसके अलावा परोल किस किस को यूजुअली डिनाई, अगेन यूजुअली यानी कि दी जा सकती है बट यूजुअली डिनाई की जाती है। तो जहां पे किसी ने मल्टीपल मर्डर करे हो, एंटी टेरर लॉ में हो, या उसको डेथ का सेंटेंस मिला हुआ हो, तो यहां पे पॉसिबिलिटी होती है कि वो शायद एब्सकॉन्ड कर जाएगा, तो उस सिचुएशन में आप परोल्स नहीं देते हो। इसके अलावा डिसीजन किसके पास होता है परोल का, तो ये होता है स्टेट एग्जीक्यूटिव के पास, यानी आपके जो चीफ मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है
ये लोग रिस्पॉन्सिबल होते हैं आपके पैरोल को ग्रांट करने के लिए, नहीं करने के लिए। जो जेल अथॉरिटीज रिपोर्ट देती हैं उसके ऊपर वह बेस होता है, और यूजुअली खुद नहीं करते सीएम, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ये किसी ब्यूरोक्रेट को या किसी ऑफिसर को यहां पे अपॉइंट कर देते हैं, वो बेसिकली करते हैं। बट स्टेट एग्जीक्यूटिव का पार्ट होता है आपका जो पैरोल ग्रांट होता ही नहीं। और इमरजेंसी के अंदर में जेल सुपरिटेंडेंट जो होता है, जेल में एसपी जो होता है, वो भी पैरोल ग्रांट कर सकता है अप टू 7 डेज। तो जेल अथॉरिटी के अंदर में जो जेल सुपरिटेंडेंट होता है, हाईएस्ट ऑफिसर होता है जेल के लिए जो रिस्पॉन्सिबल होता है, वो भी पैरोल ग्रांट कर सकता है। इसके अलावा अगर पैरोल आपको डिनाई करी जाती है तो कन्विक्ट आपकी पैरोल को, अपनी पैरोल को अपील कर सकता है टू द हाई कोर्ट। तो पैरोल अगर डिनाई हो गई और उसको लगता है कि अनफेयरली डिनाई करी गई है, उस सिचुएशन में वो हाई कोर्ट को अपील भी कर सकता है। तो ये तो था आपका पैरोल। दूसरे साइड पे आपका एक और टाइप का इस टाइप से रिलीज होता है विच इज नोन एज फरलो। अब ये फरलो क्या होता है? फरलो इज सिमिलरली अ टेम्पररी रिलीज। पैरोल भी टेम्पररी पीरियड के लिए होता है, ये भी टेम्पररी पीरियड के लिए होता है, बट ये यूजुअली लॉन्ग टर्म प्रिजनर्स के लिए होता है। तो आपको अगर कई जगहों पे अलग अलग क्राइटेरिया होता है, बट लेट्स से अगर आपको 3 इयर्स 4 इयर्स से ऊपर की सजा हुई है तो उस सिचुएशन में आपको लॉन्ग टर्म प्रिजनर ही काउंट करा जाता है। इट इज नॉट लाइक 7, 10, 20 इयर्स होना था। 3 इयर्स से ऊपर अगर आपको है तो आपको लॉन्ग टर्म प्रिजनर माना जाता है। और डू नॉट थिंक 3 ईयर इज द सेट क्राइटेरिया, आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जांपल, ठीक है। नेक्स्ट, द पीरियड ऑफ फरलो इज ट्रीटेड एज अ रेमिशन ऑफ द सेंटेंस। रेमिशन यानी कि इसके अंदर में आपको रेमिशन माना जाता है, यानी रिडक्शन माना जाता है, यानी जो आपकी टोटल सेंटेंस होती है उसमें ये पीरियड काउंट हो रहा है। ऐसा नहीं है कि अगर आपको 2 साल में 1 महीने का फरलो मिला है फॉर एग्जांपल, तो आपको 2 साल 1 महीना या 2 महीना उसके आगे भी करना पड़ेगा। ये रेमिशन ऑफ द सेंटेंस है, रिडक्शन इन सेंटेंस पीरियड है। इसके अलावा फरलो इज कंसिडर्ड अ राइट एंड इज ग्रांटेड पीरियोडिकली विदाउट द नीड फॉर स्पेसिफिक रीजन। तो फरलो आपका जो प्रिजनर होता है उसका राइट होता है और पीरियोडिकली ग्रांट करी जाती है विदाउट द नीड फॉर अ स्पेसिफिक रीजन। इसके लिए आपको कोई स्पेसिफिक रीजन देना भी रिक्वायर नहीं। तो फरलो इज अ राइट ऑफ द पर्सन, और ये कहां पे प्रोवाइड है? प्रिजनर्स एक्ट 1894। प्रिजनर्स एक्ट 1894 है जिसके अंदर में पैरोल और फरलो के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड है। बट आपको ये एक्ट्स याद नहीं करने हैं। मेजरली जो आपकी जेल मैनुअल्स होती हैं उसमें पैरोल और फरलो कब कब दे सकते हो, कैसे कैसे दे सकते हो, वो डिटेल में प्रोवाइड होती है। बट अगर एक्ट आपको जानना हो तो प्रिजनर्स एक्ट 1894 है जिसके अंदर में ये प्रोवाइडेड है। और क्यों करा जाता है फरलो का प्रोविजन, क्यों होता है? सो दैट कि जो प्रिजनर है जब वो उसकी सेंटेंसिंग कंप्लीट हो तो वो एकदम से ऐसा नहीं हो कि वो फर्स्ट टाइम बाहर की दुनिया में जाके जुड़ रहा है, पहली बार मिल रहा है, तो वो अपने फैमिली और सोशल टाइज को मेंटेन कर सके, और कोई भी जो प्रोलॉन्ग्ड इनकार्सिरेशन का, इंप्रिजनमेंट का जो कोई भी इल इफेक्ट्स होते हैं, नेगेटिव इफेक्ट्स होते हैं, उनको भी यहां पे काउंटर करा जा सके। तो इस वजह से आप फरलो प्रोवाइड करते हो। नेक्स्ट इज फरलो इज नॉट डिपेंडेंट ऑन द बिहेवियर ऑफ पर्सन एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन, कि ये उसके बिहेवियर पे डिपेंड नहीं होती, बिकॉज इट इज अ राइट। तो अगर आपका एज लॉन्ग एज कि वो रन अवे नहीं करेगा तो फरलो आपको प्रोवाइड करनी ही होती है, ठीक है। इसके लाइक अनलाइक पैरोल, फरलो इज नॉट बेस्ड ऑन ह्यूमैनिटेरियन कंसिडरेशन बट इज अ स्टैट्यूटरी राइट। तो सेम ही पॉइंट यहां पे रिपीट हो गया है कि एक स्टैट्यूटरी राइट है, आपका राइट होता है। तो अगर आप उन कंडीशन को फुलफिल करते हो, फॉर एग्जांपल एक कंडीशन जैसे होती है फरलो में भी कि आप एब्सकॉन्ड नहीं करोगे, आप आगे जाके जिन्होंने आपके अगेंस्ट में कंप्लेन करी है, या आप कोई क्रिमिनल एक्ट नहीं करोगे बाहर निकल के, उन सिचुएशन में जब कोर्ट सेटिस्फाइड होता है या आपकी जब आपके ये जो अथॉरिटीज होती हैं, आपकी जेल अथॉरिटी सेटिस्फाइड होती है, तो ये आपको फरलो आराम से ग्रांट कर देते हैं। ओके, तो दिस इज द बेसिक बिटवीन फरलो एंड पैरोल, ठीक है। तो अब पैरोल और फरलो के अंदर में ये डेफिनेशंस है, तो आई थॉट कि एक आपको चार्ट भी बना दूं सो यू कैन इजीली रिमेंबर दिस द डिफरेंस बिटवीन पैरोल एंड फरलो बाय दिस पर्टिकुलर चार्ट, बाय दिस पर्टिकुलर टेबल आल्सो। ओके, सो हमने इसको दोनों को डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट पे करते हैं, तो एक वन लाइनर है आपका कि इफ यू रिमेंबर कि अभी आपकी वायनाड के अंदर में लैंडस्लाइड हुआ था। आई होप यू रिमेंबर दिस कि लैंडस्लाइड का मेन रीजन क्या होता है। सो इफ यू नो दिस कि लैंडस्लाइड का मेन कॉज क्या होता है, सो मेंशन इट इन द कमेंट बॉक्स कि ये पर्टिकुलर लैंडस्लाइड नहीं, लैंडस्लाइड का मेन कॉज क्या होता है, सबसे ज्यादा मेन रीजन क्या है लैंडस्लाइड होने का। तो इसमें अपडेट क्या है कि आपने एक एक्सपर्ट कमिटी बनाई है, 5 मेंबर एक्सपर्ट कमिटी बनाई है फॉर अ पर्टिकुलर टाउन नोन एज चूरल माला
चूरलमाला इज अ टाउन, उसकी सेफ्टी चेक करने के लिए कि ये जो टाउन है, जो अब जहां पे ये सिचुएटेड है ये टाउन, क्या ये अब वल्नरेबल तो नहीं है फ्रॉम लैंडस्लाइड्स एंड अदर काइंड ऑफ नेचुरल डिजास्टर। अगर ये बहुत ज्यादा होगा तो शायद पूरा का पूरा ये जो टाउन है इसको डिस्प्लेस करा जाएगा, इसको कहीं और पे करा जाएगा, या फिर सेफ्टी मेजर्स लिए जाएंगे, फॉर एग्जांपल वॉल्स क्रिएट करना, या जो भी आपके एनवायरमेंटल साइंटिफिक मेजर्स होते हैं उनको लिया जाएगा। तो ये एक्सपर्ट कमिटी बनाई गई है उसको फाइंड आउट करने के लिए, और उसके हेड हैं जॉन मथाई। जॉन मथाई इज द हेड ऑफ दिस पर्टिकुलर कमिटी विच इज गोइंग टू लुक एट द सेफ्टी ऑफ द चूरलमाला टाउन। ठीक है, और ये कौन थी? एक फॉर्मर साइंटिस्ट हैं आपके इसरो के अंदर में, जो इस पर्टिकुलर टीम को हेड कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट न्यूज पे आते हैं हम। नेक्स्ट इज योर कोर्ट शुड नॉट हेसिटेट टू ग्रांट बेल इन यूआपा केसेस। तो आपका यूआपा के अंदर में कोर्ट ने बोला है कि जब बेल की बात आती है तो कोर्ट्स को हेसिटेट नहीं करना चाहिए बेल देने से पहले। बेल इज द राइट, जेल इज एन एक्सेप्शन। यहां पे उल्टा हो रहा है, बेल हैज बिकम एन एक्सेप्शन, जेल हैज बिकम द राइट, और जेल हैज बिकम कंपल्सरी। तो यहां पे आपको कोर्ट क्या यहां पे बोल रहा है, कोर्ट्स को क्या गाइडेंस दे रहा है कि आपको हेसिटेट नहीं करना है, बेल इज अ राइट, तो आप बेल प्रोवाइड करिए, इवन दो इट्स अ स्ट्रिंजेंट लॉ। आपका यूआपा करके जो सबसे स्ट्रिंजेंट लॉज में से एक है, आपका सबसे स्ट्रिंजेंट लॉ ही आएगा आपका ये, जिसके अंदर में आप टेररिज्म की केसेस को भी हैंडल करते हो। उसके अंदर में भी बेल देने में आपको घबराना नहीं चाहिए, बेल उनका राइट होता है, तो आप बेल इजीली दे सकते हो। तो आपको यूएपीए के बारे में थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, नॉट जस्ट ओनली फॉर जीके बट फॉर लीगल ऑल्सो। लीगल के लिए भी यूएपीए की इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड है। तो यूएपीए क्या है आपका? सो ये आपका अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट है, जो 1967 में फर्स्ट टाइम इनेक्ट किया गया था। इसके बाद इसमें कई बार अमेंडमेंट्स हुए, बट आपका जो यूएपी एक्ट है वो ओरिजिनली 1967 में क्रिएट करा गया था। अब इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या है, इसके अंदर में आप अगर कोई भी अनलॉफुल एक्टिविटी करते हो, आप अनलॉफुल एक्टिविटी करते हो या फिर आप कोई टेररिस्ट एक्ट करते हो, टेररिस्ट एक्ट करते हो, तो आप अगर चाहे एक ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे आप एक इंडिविजुअल हो, चाहे आप ऑर्गेनाइजेशन हो, आपके अगेंस्ट में इस पर्टिकुलर लॉ के अंदर में एक्शन लिया जा सकता है। तो पहली चीज तो ये इंपॉर्टेंट हो गई। दूसरा जो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इस पर्टिकुलर एक्ट के अंदर में सिर्फ आप इंडियन सिटीजन्स को ही नहीं, फॉरेन नेशनल्स को भी चार्ज कर सकते हो। तो लेट्स से कोई यूएस सिटीजन है, कोई पाकिस्तानी सिटीजन है, उसने इंडिया में या इंडिया के बाहर इंडिया के अगेंस्ट में टेररिस्ट एक्ट करा, तो उस सिचुएशन में आप इंडियंस और फॉरेन नेशनल्स दोनों को यहां पे चार्ज कर सकते हो। और इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर क्राइम आउटसाइड इंडिया भी हुआ है, लेट्स से इंडिया के किसी प्लेन को हाईजैक करा गया है, तो उस सिचुएशन में भी आप उस पर्टिकुलर चीज को कर सकते हो। लेट्स से फ्रांस के अंदर में प्राइम मिनिस्टर मोदी या उनका पूरा कैबिनेट विजिट कर रहा था और वहां पे कोई टेररिस्ट एक्ट हो जाता है, उन पे शूटिंग हो जाती है, तो वो जो सारे के सारे टेररिस्ट हैं जो शूटिंग एक्टिविटी में इन्वॉल्व हैं, उन सबके अगेंस्ट में लेट्स से फ्रांस में अटैक हुआ है, तो वहां पर भी यूएपीए इंप्लीमेंटेबल होगा, और इररिस्पेक्टिव ऑफ कि वो इंडियन है या नहीं है। ठीक है, तो यहां पे आपका ये हो जाएगा। थर्ड पॉइंट क्या है कि ये अनलॉफुल एक्टिविटीज एंड टेररिस्ट एक्ट्स को करता है, और टेररिस्ट एक्ट्स आपका ऑर्गेनाइजेशन भी कर सकता है, जैसे कि आपका अलकायदा है, और कोई इंडिविजुअल भी इसको कमिट कर सकता है, जैसे हाफिज सईद। तो ऑर्गेनाइजेशन का एग्जांपल हो जाएगा जमात उद दवा, और इंडिविजुअल हो जाएगा हाफिज सईद। हाफिज सईद इज द हेड ऑफ जमात उद दवा। तो ये दोनों भी आप डिक्लेयर कर सकते हो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, टेररिस्ट इंडिविजुअल्स। 2019 का अमेंडमेंट है जिसके अंदर में आपने ये पावर प्रोवाइड करी है कि आप एक इंडिविजुअल को भी टेररिस्ट डिक्लेयर कर सकते हो। और होम मिनिस्ट्री, सो रिमेंबर द मिनिस्ट्री ऑल्सो, नोडल मिनिस्ट्री कौन सी है रेगुलेट करने के लिए, तो होम मिनिस्ट्री है जो इंडिविजुअल्स को टेररिस्ट यहां पे डेजिग्नेट कर सकती है। नेक्स्ट पॉइंट इज कि इसके अंदर में आपके डायरेक्टर जनरल ऑफ जो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, तो एनआईए जो है आपकी, ये आपकी सबसे बड़ी एजेंसी, सबसे ऊपर वाली एजेंसी है जो काउंटर टेररिज्म के लिए, एनफोर्समेंट के लिए वर्क करती है। तो जो इसका डायरेक्टर जनरल होता है, उसके पास में सीजर और अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी की पावर भी प्रोवाइडेड है। तो यहां पे ये प्रॉपर्टी को अटैच कर सकते हैं, प्रॉपर्टी को सीज कर सकते हैं, अगर उसको उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को आप यूज कर सकते हो टेररिस्ट या अनलॉफुल एक्टिविटीज के अंदर में। और टेरर केसेस के लिए इसमें जो इन्वेस्टिगेशन की पावर है वो आपने एनआईए को यहां पे दी रखी है। फाइनली एनआईए जो आपकी एनआईए एक्ट 2008 में क्रिएट करी गई थी, इट इज द सेंट्रल काउंटर टेररिज्म एजेंसी ऑफ इंडिया। सो दिस इज द पॉइंट विच आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू। तो ये है कुछ फैक्ट्स रिगार्डिंग यूएपीए, एंड हमने शॉर्ट में एनआईए भी कवर करा है यहां पे। नेक्स्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट इज बीजेपी एमपी जगदम्बिका पाल टू हेड जॉइंट पार्लियामेंट्री कमिटी ऑन वक्फ बिल।
तो वक्फ बिल जो है हम उसको पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि वक्फ होता क्या है. सो इफ यू नो कि इट्स अ प्रॉपर्टी, इट्स एन एंडाउमेंट विच इज बीइंग गिवन टू द वक्फ बोर्ड सो दैट इट कैन बी यूज्ड फॉर चैरिटेबल पर्पसेस. तो कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी, फॉर एग्जांपल यूजुअली अ पीस ऑफ लैंड जो आपने वक्फ बोर्ड को डोनेट कर दी है, सो दैट ये जो बोर्ड है ये इसको मुस्लिम्स के वेलफेयर के लिए, चैरिटेबल पर्पस के लिए, रिलीजियस पर्पस के लिए यूज कर सके. तो उसके अंदर में सर्टेन अमेंडमेंट्स वर टेल कि उसके अंदर में कमेटी के अंदर में विमेंस होनी चाहिए, इवन नॉन मुस्लिम वुड हैव बीन पार्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर कमेटी. तो इस टाइप के कुछ चेंजेस करे गए थे. वक्फ बोर्ड के पास में पहले फाइनल पावर होती थी किसी प्रॉपर्टी को वक्फ प्रॉपर्टी डिक्लेयर करने के लिए, अब वो पावर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को प्रोवाइड कर दी गई है. तो उस पर्टिकुलर बिल को अभी एक जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को रेफर करा गया है. तो आपको जॉइंट पार्लियामेंट कमेटी विच इज ऑल्सो नोन एज जेपीसी इन शॉर्ट, उसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बताता हूं. सो पहला चीज तो यह है, यू शुड नो दैट इट्स एन एड हॉक बॉडी, कि एक एड हॉक बॉडी है. अब एड हॉक क्या होता है? तो एड हॉक इज द अपोजिट ऑफ परमानेंट. एड हॉक होता है टेम्पररी और एड हॉक का अपोजिट होता है परमानेंट. सो जेपीसी जो होती है एक टेम्पररी कमिटी होती है, एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए होती है. फॉर एग्जांपल दिस वुड बी अ जेपीसी ऑन वक्फ बिल. एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं आपको कि जेपीसी ऑन वक्फ बिल होगी, तो जैसे ही इस जेपीसी का टेन्योर या इसका काम कंप्लीट होगा, ये जेपीसी अपने आप ही वेकेंट हो जाएगी, अपने आप ही ये एक्सटिंग्विश हो जाएगी. तो ये एक टेम्पररी कमेटी होती है जिसके अंदर में दोनों हाउस ऑफ पार्लियामेंट से मेंबर्स को इलेक्ट किया जाता है. सो लोकसभा के लोग भी इसमें रिप्रेजेंटेड होंगे और राज्यसभा के लोग भी इसके अंदर में इन्वेस्टिगेट होंगे और ये इन्वेस्टिगेट करेंगे स्पेसिफिक इश्यू. अब इसके मेंबर्स कैसे इलेक्ट होते हैं? तो इन प्रपोर्शन टू पार्टी स्ट्रेंथ. तो बीजेपी के कितने लोग हैं, कांग्रेस के कितने लोग हैं, किसी थर्ड पार्टी कितने लोग हैं, उस प्रपोर्शन में ही आप इसके मेंबर्स को सेलेक्ट करते हो. और एक और आपने क्राइटेरिया कर रखा है कि लोकसभा में, बिकॉज मेंबरशिप डबल ही है, करीब करीब डबल से भी ज्यादा ही है आपकी लोकसभा की मेंबरशिप, तो उसके अंदर में लोकसभा के डबल मेंबर्स होते हैं एज कंपेयर टू द राज्यसभा मेंबर. यूजुअली 30 मेंबर्स होते हैं, बट इट इज नॉट लिमिटेड टू 30, बट यूजुअली 30 मेंबर्स होते हैं इसके अंदर में. फॉर्मेशन कैसे होता है इसका? तो अगर एक हाउस ऑफ पार्लियामेंट ने एक मोशन पास किया और दूसरा हाउस उस रेजोल्यूशन से एग्री करता है, उस मोशन से एग्री करता है. फॉर एग्जांपल एक ने मोशन पास किया कि आई वांट टू फॉरवर्ड अ मोशन टू क्रिएट अ जेपीसी ऑन वक्फ बिल, और लेट्स से लोकसभा में मोशन था, वो पास हो गया, राज्यसभा में मोशन गया, राज्यसभा में मोशन पास हो गया, देन ओनली अ जेपीसी इज क्रिएटेड. इसके बाद इसका स्कोप ऑफ इंक्वायरी क्या होता है कि जेपीसी क्या क्या इंक्वायरी कर सकती है? तो जो वो स्पेसिफिक टॉपिक है उसके अंदर में एक सिविल कोर्ट की तरह भी एक्ट कर सकती है, यानी कि यहां पे ये एविडेंसेस और विटनेस को भी कॉल कर सकती है. डिफरेंट जो आपके स्टेक होल्डर्स होते हैं उस पर्टिकुलर बिल के, उन सबको बुला के उनके साथ में डिस्कशन कर सकती है. डॉक्यूमेंट्स को स्क्रूटनाइज कर सकती है, क्वेश्चन ऑफिशियल्स को कर सकती है और डिटेल इन्वेस्टिगेशन भी कंडक्ट कर सकती है. आपके जो डिफरेंट गवर्नमेंट के रिसोर्सेज हैं उनको यूज कर सकती है, पुलिस को कॉल कर सकती है, जो भी इनके हाथ में इन्वेस्टिगेट कर सकती है. इसके अलावा अगर आप इस पर्टिकुलर जेपीसी के मेंबर हो और आप इसके फाइनल फाइंडिंग से इत्तेफाक नहीं रखते हो, अगर आप इनसे एग्री नहीं करते हो, तो आप डाइसेंट नोट भी दे सकते हो कि ऑल्दो जेपीसी का फाइनल जजमेंट ये है, मैं पूरे इस पर्टिकुलर मीटिंग के अंदर में इन्वॉल्व था, सारी मीटिंग्स में इन्वॉल्व था, बट आई डोंट थिंक कि जो हम कंक्लूजन पे आए दिस इज द करेक्ट कंक्लूजन एंड आई डू नॉट एग्री विद द फाइनल कंक्लूजन ऑफ दिस पर्टिकुलर जेपीसी. तो आप डाइसेंट नोट भी दे सकते हो. और आउटकम क्या है, मतलब कि जेपीसी की रिपोर्ट की वैल्यू क्या होती है, क्या ये बाइंडिंग होती है ऑन द पार्लियामेंट और द गवर्नमेंट? सो आंसर इज नो, ये आपकी बाइंडिंग नहीं होती है, इट इज नॉट बाइंडिंग. These are not binding. जेपीसी में अगर वक्फ बिल को रिजेक्ट कर दिया गया, इसका मतलब ये नहीं है कि पार्लियामेंट उसे पास नहीं कर सकती है. जेपीसी में अगर उसको रिजेक्ट, उसको उसके अंदर में कुछ कमियां बताई जाती हैं तो अमेंडमेंट्स यूजुअली करे जाते हैं, बट इसका मतलब ये नहीं है यहां पे गवर्नमेंट या पार्लियामेंट बाउंड हो चुकी है जेपीसी के रिकमेंडेशन पे. तो ये पॉइंट आपको समझना बहुत जरूरी है. तो रिमेंबर दिस थिंग ऑल्सो कि इसके जो आउटकम होते हैं, इसकी फाइंडिंग्स होती हैं, वो बाइंडिंग नहीं होती है. यूजुअली आपकी जो गवर्नमेंट होती है उन पर्टिकुलर रिकमेंडेशन को एक्सेप्ट करती है, या तो अमेंडमेंट करती है या फिर उस पर्टिकुलर बिल को ही स्क्रैप कर देती है. ठीक है, तो यहां पे आपने जेपीसी क्रिएट करी है वक्फ बिल के लिए, जिसके अंदर में हेड करेंगे उसके जगदंबिका पाल. जगदंबिका पाल वुड बी द हेड ऑफ द जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी क्रिएटेड ऑन वक्फ बिल. नेक्स्ट पे चलते हैं. तो कुछ वन लाइनर है हिंदू के आपके. तरंग शक्ति एक्सरसाइज टू बी अ बाइनियल इवेंट सेज आईएएफ चीफ. तो आपके जो आईएएफ चीफ हैं आपके वीआर चौधरी,
उन्होंने क्या बोला है कि जो आपकी लार्जेस्ट मल्टीलेटरल एयर एक्सरसाइज है इंडियन एयरफोर्स की, वो एक बाइनियल एक्सरसाइज होगी। बाइनियल एक्सरसाइज होता है कि 2 साल में एक बार होगी। बाइनियल के 2 मतलब हो सकते हैं, साल में 2 बार होना या फिर 2 साल में एक बार होना, दैट इज द मीनिंग ऑफ बाइनियल। और ये जो है इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज के अंदर में इस बार आपके 18 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट करा है। सो अराउंड 51 कंट्रीज को यहां पे हमने इन्विटेशन सेंड करा था, 51 कंट्रीज को इन्विटेशन सेंड करा था और उसमें से 18 कंट्रीज में पार्टिसिपेट कर चुकी हैं। और फेज 1 इसका हो चुका है, फेज 2 इसका अब होना बाकी है। जब ये तरंग शक्ति कंप्लीट हो जाएगी तो इसके अंदर में क्या क्या स्पेशल हुआ, क्या क्या अलग हुआ, उसको हम अलग से डिस्कस करेंगे। बट यू शुड नो कि तरंग शक्ति इज द नेम ऑफ द लार्जेस्ट मल्टीलेटरल एयर एक्सरसाइज बाय इंडियन एयरफोर्स। 2 साल से ये पोस्टपोन हो रही थी। प्लान तो ये कोविड-19 के टाइम से थी, बट लास्ट 2 ईयर से ये पोस्टपोन हो रही थी बिकॉज ऑफ रशिया यूक्रेन वॉर, इजराइल हमास वॉर। बट अब फाइनली इसको हमने कंडक्ट करा है। सो दिस इज योर एक्सरसाइज तरंग शक्ति। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट आपका एक और वन लाइनर है, डीआरडीओ कैरीज आउट फ्लाइट टेस्ट ऑफ लॉन्ग रेंज ग्लाइड बॉम्ब। सो एक लॉन्ग रेंज ग्लाइड बॉम्ब आपने टेस्ट करा है डीआरडीओ ने, जो 1000 केजी क्लास का, मतलब 1000 केजी क्लास क्या हो गया, 1000 केजी इसका मिनिमम वेट होगा। तो डीआरडीओ ने इस लॉन्ग रेंज ग्लाइड बॉम्ब, तो ये बॉम्ब है जो उड़ सकता है, जिसका नाम है गौरव। तो आपको इसका नाम भी पता होना चाहिए। ओके, सो गौरव इसका नाम है। नेक्स्ट आते हैं मलेशियन पीएम जापानीज मिनिस्टर सेट टू विजिट न्यू दिल्ली नेक्स्ट वीक। तो अब आपका पार्लियामेंट्री सेशन जब एंड होने वाला है तो अब आपकी जो डिप्लोमेटिक विजिट्स हैं इंडिया की, इंडियंस की बाहर, आपके इंडियन ऑफिशियल्स की बाहर, यूजुअली योर प्राइम मिनिस्टर एंड योर एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर, और बाहर के भी जो आपके मिनिस्टर्स हैं, इंपॉर्टेंट डिग्निटरीज हैं, उनको हम इंडिया में बुला के उनके साथ मीटिंग्स कर रहे हैं। तो मलेशिया के जो पीएम है अनवर इब्राहिम, मलेशिया के जो पीएम है अनवर इब्राहिम, वो अब इंडिया को विजिट करेंगे। सो ही वुड बी ऑन अ लॉन्ग विजिट टू इंडिया, और यहां पे हम मलेशिया के साथ जो हमारे इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं उनको यहां पे कंडक्ट करेंगे। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि 2 साल बाद जाके वापस से इंडिया जापान का 2+2 डायलॉग यहां पे कंडक्ट हो रहा है। 2+2 डायलॉग सुनने में बहुत इंटरेस्टिंग लगता है, बट इट्स सिंपली अ मीटिंग। ये एक मीटिंग होती है डिफेंस मिनिस्टर्स और फॉरेन मिनिस्टर्स की। तो इंडिया का डिफेंस मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर, जापान का डिफेंस मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर, ये दोनों चारों लोग एक साथ बैठते हैं और कैसे ये इंटरनेशनली डिफेंस और एक्सटर्नल अफेयर्स की पॉलिसीज को इंटीग्रेट कर सकते हैं, कैसे ये बेटर कॉपरेट कर सकते हैं, उस चीज को लेके यहां पे मीटिंग होती है। तो यहां पे इंडिया जापान का 2+2 डायलॉग हो रहा है। 2+2 का मतलब क्या होता है, यूजुअली इट इज द डिफेंस एंड द फॉरेन मिनिस्टर जो पार्टिसिपेट करते हैं इस मीटिंग के अंदर में। ओके, इसके बाद हम इंडियन एक्सप्रेस की 2 न्यूज को देखेंगे, बिकॉज इफ यू आर इंटरेस्टेड इन यूएस पॉलिटिक्स, तो अभी जो आपका एक्स करके जो प्लेटफॉर्म है फॉर्मली नोन एज ट्विटर, उसके जो सीईओ है एलन मस्क, उन्होंने इंटरव्यू करा है वन ऑफ द कैंडिडेट, नॉट वन ऑफ द अदर कैंडिडेट फ्रॉम द रिपब्लिकन पार्टी, डोनाल्ड ट्रंप, जो फॉर्मर प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं यूएस के। तो जब ये आपकी इनका इंटरव्यू चल रहा था तब ट्विटर के ऊपर पे या एक्स के ऊपर पे वहां पे DDoS अटैक हुए। तो ये DDoS अटैक हम पहले भी कर चुके हैं। DDoS का फुल फॉर्म होता है डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस। डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस अटैक्स हुए हैं। तो अब ये DDoS अटैक होते क्या हैं? तो बहुत सिंपल सा है कि आप किसी पर्टिकुलर कंप्यूटर सिस्टम को, पर्टिकुलर लेट्स से वेबसाइट को ओवरवेलम करने के लिए, उनके जो पूरे सर्वर्स हैं उन सबको ओवर पावर करने के लिए आप क्या करोगे, डिफरेंट जगह से आप उस पर डेटा सेंड करोगे। फॉर एग्जाम्पल, मैं 10,000 कंप्यूटर से एक साथ लॉग इन कर रहा हूं उस पर्टिकुलर वेबसाइट पे, तो उसमें क्या हो रहा है, आपका जो पूरा सर्वर है वो ओवरवेलम हो पा रहा है, वो उसके अंदर में फंक्शन ही नहीं कर पा रहा है, उसमें ब्रेकडाउन हो रहा है। तो जो बाकी के लोग सच में उसको एक्सेस करना चाह रहे हैं, वो उसको अच्छे से एक्सेस ही नहीं कर पा रहे। तो ये जो इस टाइप के अटैक्स होते हैं, इनको बोलते हैं हम डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस। ऐसा ही एक और होता है, इसका एक और वर्जन होता है जिसे बोलते हैं डिनायल ऑफ सर्विस। तो बहुत सिंपल एक्सप्लेनेशन है कि डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस में आप मल्टीपल सोर्सेज से करते हो, डिनायल ऑफ सर्विस में आप सिंगल सोर्स से ही बहुत सारा आप टारगेट करते हो। तो फॉर एग्जांपल कि आपके पास एक ही कंप्यूटर है जिससे आपने बहुत ही हाई लेवल का कंप्यूटर है जिसके थ्रू आप एक पर्टिकुलर सिस्टम को, पूरे सिस्टम को हाईजैक करने की ट्राई करते हो। और यहां DDoS में आप क्या करते हो, यहां पे आप डिफरेंट सोर्सेज ऑफ कंप्यूटर, यानी एक अकेला आदमी नहीं या एक ग्रुप नहीं, बहुत सारे कंप्यूटर, बहुत सारे सोर्सेज के थ्रू आप एक पर्टिकुलर सिस्टम को अटैक करते हो। सो दैट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन DOS एंड DDoS। सिम्टम्स क्या होते हैं, सिंपली आपका इंटरनेट स्पीड स्लो हो जाएगा, आप उसको एक्सेस नहीं कर पाओगे, आपकी जो वेबसाइट होगी वो क्रैश हो जाएगा, आप उसको ऑन टाइम नहीं देख पाओगे, डिलेड उसमें आपका जो उसके अंदर में डिलेड आपको विजिबल होंगे सारी की सारी चेंजेस। तो ये सारे के सारे सिम्टम्स होते हैं। डिटेक्शन या उसके लिए मिटिगेशन क्या होता है, तो फायरवॉल्स आपने सुना होगा, आपकी कंप्यूटर्स में ही फायरवॉल्स होती हैं। फायरवॉल्स क्या होते हैं, ये आपके सिस्टम
सिस्टम्स होते हैं, आपके सॉफ्टवेयर सिस्टम्स होते हैं जो इस टाइप की कोई भी अटैक्स होते हैं उनको आइडेंटिफाई कर पाते हैं और उनको ब्लॉक कर पाते हैं। इसके अलावा आप ऑनलाइन सिक्योरिटी सिस्टम्स को यूज कर सकते हो और ऑब्वियसली योर एंटीवायरस सॉफ्टवेयर जो इनको डिटेक्ट करके इनको यहां पे कंट्रोल कर सकते हैं। इंपैक्ट क्या होता है? इंपैक्ट इज बेसिकली कि डिस्ट्रप्शंस होते हैं और ये जो अटैक्स होते हैं इसके बाद जो आपका सिस्टम होता है वो ससेप्टेबल हो जाता है, इट बिकम ससेप्टेबल टू हाईजैकिंग ऑल्सो। हाईजैक करना भी आपकी वेबसाइट्स को इजी हो जाता है, इसलिए ये वाले जो डीडीओएस अटैक्स होते हैं ये बहुत ही ज्यादा थ्रेटनिंग होते हैं फॉर अ सिस्टम। ओके, तो यहां पे डीडीओएस अटैक आपका डिस्कस्ड है। ओके, नेक्स्ट और फाइनल न्यूज पे आते हैं। वंस थ्राइविंग नाउ ऑल बट गॉन, हिस्ट्री ऑफ केरला जूइश कम्युनिटीज। तो आप यहां पे देख सकते हैं कि यहां पे एक इंग्लिश को लेकर भी एक अच्छा वर्ड मिल रहा है, ऑल बट। नाउ ऑल बट गॉन, इसका मतलब क्या होता है ये भी आपको पता होना चाहिए। नाउ ऑल बट का मतलब होता है एक्सेप्ट, ऑल बट का मतलब एक्सेप्ट, सब गए बट ऑल बट गॉन, सब एक दो बचे हैं और अब सब चले चुके हैं, इसका मतलब होता है एक्सेप्ट। ठीक है, तो यहां पे क्या है कि जो केरला के अंदर में जूइश कम्युनिटी है ये भी अब इंडिया को छोड़ के, अभी से नहीं 1950 से इनका ट्रैवल स्टार्ट हो गया था टुवर्ड्स देयर होमलैंड। तो आपकी होम कंट्री जो है इनकी जूस की वो है इजराइल। तो 1950 से ये लोग वहां पे जाके अपना सेटल होना स्टार्ट कर चुके हैं। तो अभी अभी जो एक लास्ट विमेन थी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी की केरला के अंदर में, परदेसी जूइश बोलते हैं, परदेसी मतलब फॉरेनर जूइश। तो परदेशी जूस जो थे उनकी जो लास्ट फीमेल मेंबर थी वो भी उनकी डेथ हो चुकी है। अब एक मेल मेंबर बचा है लास्ट जो 65 ईयर्स ओल्ड है, ही इज द ओनली जूइश पर्सन इन दैट पर्टिकुलर प्लेस नाउ। इस पर्टिकुलर कम्युनिटी का लास्ट मेंबर इंडिया में है। तो ये न्यूज वैसे अदरवाइज इंपॉर्टेंट इतनी नहीं होती, बट ये इंपॉर्टेंट इसलिए बिकॉज आपका वहां पे इजराइल हमास का वॉर अभी भी कंटिन्यू हो रहा है और जूइश पॉपुलेशन के बारे में आपकी न्यूज है। तो यहां पे कुछ डिटेल है, तो ये अगर इंडियन एक्सप्रेस आपके पास एक्सेस है तो इस पर्टिकुलर आर्टिकल को आप रीड कर सकते हो। अदरवाइज इंफॉर्मेशन क्या है कि एक टाइम पे इंडिया में 50,000 तक जूस होते थे। सो 1940s 50s में ही आपके जूस आ चुके थे और जूस की इंडिया के अंदर में आने की हिस्ट्री बहुत पुरानी है। इसमें पहला रिकॉर्ड जो आपको मिलता है इट इज बिफोर क्राइस्ट। बिफोर क्राइस्ट से भी पहले आपके यहां पे आपको एविडेंसेस मिलते हैं कि वो जूस जो पॉपुलेशन थी वो इंडिया में माइग्रेट करना स्टार्ट कर चुकी थी। और जो सबसे ओल्डेस्ट जूइश कम्युनिटी है वो आपकी गोवा या महाराष्ट्र में नहीं है, वो आपकी है मालाबार के अंदर में। तो आपकी मालाबार विच इज प्रेजेंट द केरला के अंदर में, जिनको हम कोचिन जूस भी बोलते हैं, मालाबार जूस भी बोलते हैं, जिनकी हिस्ट्री 3000 ईयर्स पुरानी है, बिफोर क्राइस्ट की है, किंग सोलोमन के टाइम में जब से वो आए हुए। इसके अलावा सेकंड माइग्रेशन जो हुआ था उनको हम बोलते हैं परदेसी जूस, जो आपके 15th और 16th सेंचुरीज के अंदर में आए थे, यानी मेजरली जो आपके यूरोपियंस आ चुके थे उस टाइम आए थे। और ये भी बाहर परसिक्यूट हो गए बिकॉज क्रिश्चियंस जो थे दे थिंक दैट जूस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द किलिंग ऑफ जीसस क्राइस्ट, तो इनका परसिक्यूशन भी बहुत होता है। तो ये वहां से आए थे और फिर मालाबार कोस्ट और मद्रास में जाके ये वहां पे सेटल होना स्टार्ट कर दिया था। और 1950 से आफ्टर द क्रिएशन ऑफ इजराइल यहां पे जो आपके मालाबारी और पारदेशी जूस हैं, इन लोगों का माइग्रेशन टुवर्ड्स इजराइल स्टार्ट हो चुका है। तो एक टाइम पे 20,000 से 50,000 थे, बट अब इंडिया के अंदर में जो टोटल जूइश पॉपुलेशन है इट इज ओनली 4,000 5,000। सो लास्ट आपको मैं एक चीज पूछना चाहूंगा, नेक्स्ट क्लास में उसका आंसर भी दूंगा मैं, कि एक पर्टिकुलर ऐसी स्टेट है इंडिया में जो जूस को माइनॉरिटी रिलीजन डिक्लेयर करती है। इट हैज बीन डिक्लेयर्ड एज अ माइनॉरिटी रिलीजन by that particular state. Okay, so in the comment box answer that particular question कि आपकी कौन सी ऐसी स्टेट है जिसने जूस को माइनॉरिटी पॉपुलेशन डिक्लेयर करा है। ओके स्टूडेंट, सो ये आज की इंपॉर्टेंट न्यूज थी फ्रॉम योर हिंदू एंड इंडियन एक्सप्रेस। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। थैंक यू एंड हैव अ वेरी नाइस डे।